ये कथा शीतल नामक एक महिला टैक्सी ड्राइवर के द्वारा पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से सुनाई गई है। राइड 14 रचनात्मकता संस्थान। मेरी कमाई खत्म हो गई क्योंकि मैं यात्राओं पर नहीं जा रही थी। मेरा मन अभी भी टैक्सी चलाने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि साहब पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं। बस एक बदलाव हुआ है। पहले मैं अस्पताल जा रही थी, अब उनके घर जा रही हूं। हालांकि मैंने वहां घंटों नहीं बिताया क्योंकि विद्या मौसी उनकी देखभाल के लिए पहले से ही वहां मौजूद थीं। चीजों की प्रकृति ने शायद मुझ पर भारी असर डाला। मैं उदास महसूस कर रही थी। मैं उन सामान्य ऊर्जाओं को महसूस नहीं कर पा रही थी जो मेरे अंदर प्रवाहित होती थीं। उस अवधि के दौरान ऊर्जावान होने के लिए मैंने पहली बार उन शैलियों के बाहर एक किताब पढ़ना शुरू किया जो आमतौर पर मेरी थी। इसे एट डार्क साइड ऑफ द लाइट चेजर्स कहा जाता था। इनमें से एक पैरा बहुत दिलचस्प था। मैंने इसे साहब को पढ़कर सुनाया। ज्यादातर लोग अपने अंधेरे का सामना करने और उसे अपनाने से डरते हैं, लेकिन उस अंधेरे में ही आपको वह खुशी और संतुष्टि मिलेगी जिसके लिए आप तरस रहे हैं। जब आप स्वयं को खोजने के लिए समय निकालेंगे तो आप आत्मज्ञान का द्वार खोलेंगे। साहब ने कहा कि यह अच्छा है, हंसे, और कहा कि संस्कृत में एक वाक्यांश है जो सब कुछ कहता है, अहम ब्रह्मास्मि। यह ब्रह्म के साथ आत्मा की एकता का वर्णन करता है। उन्होंने आगे कहा कि किताबें पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है और हर किसी को इसे अपनाना चाहिए। यह जीवन में एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और एक अवधि के बाद यह उन विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए अंतर्निहित ताकत देता है जिनमें जीवन हमें डालता है। साहिब अब स्वस्थ और स्वस्थ होकर काम पर वापस जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, शीतल, कल अपना आधार कार्ड लेकर आना। मैंने साहब से पूछा कि वह क्यों चाहते हैं कि मैं अपना आधार कार्ड लाऊं। मैं तुम्हें कल एक अद्भुत कोर्स के लिए पंजीकृत कराऊंगा। मैं टैक्सी लेकर साहब के घर पहुंचती हूं। मुझे यकीन नहीं था कि उस दिन मेरे लिए क्या था। हम कार में बैठे और साहब ने हमें स्टेशन रोड कांदिवली की ओर ले चलने को कहा। मैंने कागजात का एक गुच्छा लिया जिसकी मैंने सत्यम सर के साथ समीक्षा की थी और उसे साहब को सौंप दिया। यदि आप चाहें तो आप इन्हें देख सकते हैं। साहब ने उनमें से एक को लव शीर्षक से उठाया। मैंने सत्यम सर के साथ कुछ घंटे बिताए थे। मैं उनकी समीक्षा के लिए 25 कविताएं ले गई थी। वे काम में इतना लीन थे कि पता ही नहीं कि समय कैसे बीत गया। उनकी भाषा और शब्दावली अद्भुत थी। उदाहरण के लिए, प्यार की अभिव्यक्ति पर जब मैंने चुंबन को प्यार का एक हिस्सा बताया तो उनका स्पष्ट कहना था कि प्यार के एक रूप के रूप में चुंबन पवित्रता है और जरूरी नहीं कि यह वासना की अभिव्यक्ति हो, जबकि चुंबन अभी भी वासना का हिस्सा हो सकता है। मैंने सत्यम सर से कहा था, क्या बात है सर, आज तो आप मूड में है। जब आप मेरे सामने बैठते हैं तो ऐसा ही होता है। शब्द ऐसे बहते हैं मानो नालों की धाराएं मिलकर नदी बन जाती हैं। तुम्हारे पास एक शक्ति है शीतल, सत्यम सर ने कहा। सर, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने सत्यम सर से कहा। मैं साहित्य की दुनिया में सिर्फ एक बच्ची हूं। सत्यम सर ने कहा था, दुनिया को देखो, तुम क्या हो, कुछ सालों में जाने जाओगे। साहब ने लव पढ़ा और कहा, वाह शीतल, अद्भुत। उन्होंने इसे पढ़ा और कहा, यह वाकई खूबसूरत है। इस बीच हम स्टेशन रोड पर पहुंचे और साहब ने टैक्सी को एक छोटे होटल के पास रुकने के लिए कहा। मैं सोच रही थी कि कांदिवली में एक होटल के लिए मुझे अपने आधार कार्ड की आवश्यकता क्यों है। साहब ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दे दिए। हम सीधे होटल में चले गए। साहब ने एक टेबल चुनी और मैं उनके सामने बैठ गई। उन्होंने कहा कि यह होटल मुंबई में सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी में से एक परोसता है। किसी ने आकर साहब को सलाम किया। ऐसा लग रहा था मानो साहब यहां भी नियमित आते हों। साहब ने कहा, सेल्वम एप्पदीदायरुका, आप कैसे हैं? मुझे इसका मतलब बाद में पता चला जब मैंने साहब से पूछा, क्योंकि मुझे तमिल नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि वह ठीक हैं। साहब ने 2 कप फिल्टर कॉफी और 2 प्लेट गर्म इडली का ऑर्डर दिया। साहब ने कहा, यह आदमी सब कुछ केले के पत्तों पर परोसता है। वह 3 तरह की बढ़िया चटनी भी परोसते हैं। ऐसा लग रहा था कि साहब को वाकई स्वादिष्ट खाना खाने में मजा आता था, या जिन लोगों से उन्हें प्यार था उनके साथ खाने में उन्हें स्वाद मिलता है।
मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इस सेल्वम के लिए भी कोई कहानी है। हमें केले के पत्तों पर 2 प्लेट इडली मिली। इडली से भाप निकल रही थी। 3 चटनी और सांभर भी था जो बहुत गर्म था। शीतल, मुझे नहीं पता कि तुम इडली कैसे खाती हो, लेकिन इसे ऐसे ही खाओ। चम्मच में थोड़ी सी इडली लें, उसे सांबर में डुबाएं और हर निवाले पर एक छोटी चम्मच चटनी डालें। इसका स्वाद लाजवाब होगा। मैंने वही किया जो साहब ने कहा था। सचमुच इसका स्वाद लाजवाब था। मुझे एक प्लेट और खाने का मन हुआ। इतने में स्टील के बर्तन में गर्म कॉफी आ गई। साहब ने कहा कि इसे ही दवारा और गिलास कहते हैं। मैं वास्तव में इडली की एक और प्लेट लेना चाहती थी, लेकिन पूछने में झिझक रही थी। साहब ने मेरी झिझक को भांप लिया और बोले, सेल्वम, एक प्लेट इडली और ले आओ। हमने भी कॉफी पी। वाह, क्या कॉफी थी। मैंने साहब से कहा कि अगली बार जब भी मेरा कॉफी पीने का मन होगा तो मैं यहां आऊंगी। साहब ने मुझे बड़ी मुस्कान दी और सेल्वम को बुलाया। सेल्वम ईदु शीतल नम्मा पोन्नूपा नल्ला गवनी वंदंगाना। ये हमारी लड़की है। जब भी आए इसका अच्छे से ख्याल रखना। होटल छोड़कर हम नीचे चले गए और साहब मुझे बगल वाली बिल्डिंग में ले गए। वहां नियॉन रंग वाला एक बहुत ही आकर्षक चिन्ह लगा था, अंग्रेजी में लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी। हम अंदर गए और एक महिला ने बाहर आकर साहब का अभिवादन किया। तो क्या आप कवयित्री शीतल हैं? मेरा नाम पॉलोमी है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस संस्थान से परिचित कराऊंगा। ऐसा लग रहा था जैसे साहब ने पहले ही मेरे बारे में संक्षिप्त परिचय दे दिया हो। इस बीच साहब एक छोटे से कमरे में चले गए जहां मैं उसी महिला की तस्वीर देख सकती थी जिसे मैंने साहब के घर में देखा था, जिसे उन्होंने लास्ट वेव कहा था। पॉलोमी ने कहा, यह एक ऐसे संस्थान है जो अंग्रेजी सीखने और रचनात्मक अंग्रेजी लेखन को बढ़ावा देती है। यह संस्थान किसी भी बुनियादी योग्यता की मांग नहीं करती है, लेकिन यदि आप पढ़ने और लिखने की स्थिति में हैं तो यह आपको कविता या गद्य अंग्रेजी लेखन में अपने जुनून को पूरा करने के लिए तैयार करती है। संस्थान के भीतर विभिन्न कमरे थे। कमरों का शीर्षक प्रेम, अमूर्त नाटक, प्रकृति आदि था। कुल मिलाकर लगभग 9 अलग अलग कमरे प्रतीत होते थे। उन सभी को अलग अलग और विभिन्न विषयों के साथ चित्रित किया गया था। उदाहरण के लिए प्यार के कमरे में मैं अलग अलग फूल देख सकती थी। प्रकृति कक्ष में मैं इंद्रधनुष के साथ एक नदी देख सकती थी, आदि। इसके अलावा वहां एक छोटा सभागार था, शायद सक्षम लगभग 75 लोगों के लिए उपयुक्त। यह स्थान विविध ध्वनि प्रणालियों के साथ पूरी तरह से स्वचालित था। पॉलोमी ने मेरा आधार कार्ड मांगा और मेरी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की। एक अंडरटेकिंग भी थी जिसे भरना था। इसमें कहा गया है कि निःशुल्क मार्गदर्शन लेने वाले छात्रों को फीस समायोजित होने तक प्रकाशनों के माध्यम से प्राप्त धनराशि का भुगतान संस्थान को करना होगा। साहब ने जाहिर तौर पर मुझे इसी श्रेणी में रखा था। जिज्ञासावश मैंने पूछा कि फीस कितनी थी। उन्होंने कहा कि यदि कोई सदस्य बनना चाहता है तो यह 50,000 प्रतिवर्ष है, क्योंकि पूरा करने के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है। आप खुद को अपग्रेड करते रहें। ऐसे लोग हैं जो अपनी किताबें प्रकाशित होने के बाद भी संस्थान में आते रहते हैं, क्योंकि वे किसी महान कवि या लेखक के शिष्य बन जाते हैं, जो रचनात्मक लेखन में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए नियमित रूप से यहां आते हैं। उन्होंने समझाया। वहां कुछ तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें से एक फोटो मुझे दिख रही थी। वह सत्यम सर की थी। मैंने पॉलोमी से पूछा कि वे कौन थी, हालांकि मैं पहले से ही जानती थी। पॉलोमी ने कहा, वे अब एक कॉलेज में लेक्चरर हैं और अंग्रेजी कविता पढ़ाते हैं। उन्होंने लगभग 5 कविता पुस्तकें प्रकाशित की हैं और उनमें से एक ने महाराष्ट्र अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। शुरुआत में जब वे बीए साहित्य की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने इस संस्थान को ज्वाइन किया था और वह यहां आकर लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं चकित थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसे कोई प्रसिद्ध लेखक हैं जिनके पास कोई योग्यता नहीं है लेकिन वे महान बन गए हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या आपने द रण नामक पुस्तक पढ़ी है जिसकी 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं? यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जिसने अभी अभी 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और वे नियमित पाठ्यक्रम से नहीं गुजरना चाहते थे।
वे इसी संस्थान से हैं। वर्तमान में संस्थान में उनके मार्गदर्शन में 3 लड़कियां और 1 लड़का है। वाह, मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे लिए यह सब काल्पनिक था। क्या मैं धरती पर थी या कहीं और? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरे ग्रह पर चली गई हूं। मैं सब कुछ भूल गई। मुझे नहीं पता था कि मैंने संस्थान में पॉलोमी के साथ लगभग 3 घंटे बिताए थे। संस्थान में बहुत चहल पहल थी। मैं वहां और समय बिताना चाहती थी। मैंने पॉलोमी से पूछा, कोई संस्थान में कैसे आता है? यह सब व्यक्ति की रुचि से प्रेरित होता है। फीस का भुगतान करने के बाद व्यक्ति के बुनियादी भाषा कौशल के स्तर को समझने के लिए एक मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद हम संस्थान में अगले 1 महीने में क्या होने वाला है इसका कैलेंडर भेजते हैं। लोगों को भाग लेने के लिए पंजीकरण करना पड़ता है। यह संरचित शिक्षा नहीं बल्कि आत्मविकास है। कुछ रिकॉर्डिंग भी हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अगर रुचि रखता है तो देख सकता है। हालांकि हम इस बात पर नजर रखते हैं कि छात्र ने 1 साल की अवधि में क्या किया है। हम लोगों को अतिथि सत्रों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम 1 महीने में कम से कम 4 ऐसे आयोजन सुनिश्चित करते हैं जहां हम एक लेखक को उसके विचार और उसके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बताने के लिए बुलाते हैं। इसके अलावा यहां कोई आयु सीमा नहीं है। कोई भी छात्र बन सकता है, बल्कि मैं कहूंगा कि सदस्य बन सकता है। यह एक अकादमिक संस्थान नहीं है, यह एक रचनात्मक जगह है। हम लोगों को यहां आने और काम करने की भी अनुमति देते हैं। उसने मुझे एक छोटा कमरा दिखाया जिसमें डेस्क पर पीसी थे और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग डिब्बों में रखा गया था। जब मैं इस कमरे में थी तो साहिब ने अंदर झांका। पॉलोमी, क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? हमें निकलना है। साथ ही मुझे उम्मीद है कि दोपहर के भोजन की व्यवस्था हो गई होगी। सर, 5 मिनट, मैं औपचारिकताएं पूरी करूंगी और आपके कमरे में दोपहर के भोजन के लिए आपके साथ शामिल हो जाऊंगी। हम तीनों ने एक साथ दोपहर का भोजन किया। ऐसा लग रहा था कि यह सेल्वम के होटल से आया था। दोपहर का भोजन करने के बाद हम एक टैक्सी में सवार हो गए। हम दोनों पीछे बैठ गए। साहिब ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे यह जगह पसंद आई। बेशक साहिब, यह अद्भुत है। साहिब ने विजय को फोन किया और स्मिता से जुड़ने के लिए कहा। क्या हम शो के लिए तैयार हैं? साहिब ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है कि प्रतिक्रिया क्या थी, लेकिन साहिब ने कहा, बढ़िया, और यह कहते हुए पुष्टि मिली कि सभी 10 वहां थे। साहब ने उनसे यह भी कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रेस के लोग वहां भीड़ न लगाएं, क्योंकि अंत में प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको भी यह पसंद आया होगा और ऐसी ही ऑडियो ड्रामा सीरीज सुनने के लिए बने रहें। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जानकारी दें। आपका उत्साह मेरी ताकत है।